नमस्कार, जीएस टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदर की बात। देश की सुप्रीम कोर्ट में मलयालम न्यूज चैनल पर केंद्र सरकार के लगाए गए बैन को हटा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या था पूरा मामला, क्यों चैनल पर केंद्र ने लगाया था बैन, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने चैनल के बैन को हटाया है, जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल पर केंद्र सरकार के लगाए गए बैन को यह कहते हुए हटा दिया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल की विशेष याचिका में यह आदेश पारित किया। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार की इस तर्ज को खारिज कर दिया, जिसमें चैनल को बैन करने की बात के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया गया था। याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। मीडिया की एच निजी चैनल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर उनका जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बैन को रद्द करते हुए कहा, मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और निडर प्रेस का होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमान जयंती के दौरान किसी भी तरह की कोई हिंसा न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। क्या है गृह मंत्रालय का एक्शन प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, त्योहारों का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा था। हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। दरअसल रामनवमी पर बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा के बाद से केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसलिए पहले ही सभी राज्यों को त्योहार के दौरान कड़ी निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बार केंद्र किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करेगी। रामनवमी पर शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के हुगली में देखने को मिला। अभी पश्चिम बंगाल और बिहार के शहरों में हिंसा की आग रह रह कर दोबारा भड़क रही है। ब्यूरो टीवी। रामनवमी के जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में दो गुटों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और इसी क्रम में उसी राज्य में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार को बड़ी फिटकार लगाते हुए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, ममता सरकार ये सुनिश्चित करे कि हनुमान जयंती के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस में कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जिन इलाकों में सरकार धारा 144 लगाती है, उस इलाकों से किसी भी कीमत में जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अगर व्यवस्था को संभालने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है, तो उन इलाकों में केंद्र बलों की तैनाती की जानी चाहिए। बीते दिनों रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में हिंसा हुई थी। राज्य की सीएम ने इस हिंसा को लेकर राज्य में प्रतिद्वंदी दल बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हुगली और हावड़ा में हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। वे बंगाल में हिंसा के लिए अन्य राज्यों से गुंडों को लेकर आए, जो हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं हर किसी से शांति बरतने की अपील करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बदले तेवर नजर आए। उन्होंने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ की। क्या कहा गुलाम नबी आजाद ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में हुए एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी की कितनी आलोचना की, लेकिन वहां उनके प्रति बहुत उदार रहे और उन्होंने अनुच्छेद 317 और सीएए सहित कई मुद्दों पर उनके खिलाफ दिए गए तीखे बयानों के बावजूद उन्होंने उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे पीएम मोदी को उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। मैंने उनके साथ जो किया, बावजूद उसके वहाँ मेरे प्रति बेहद उदार थे। बहुत अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। ऐसा पहली बार नहीं जब आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिकली तारीफ की है। 2021 में भी उन्होंने कहा था, वह पीएम के बारे में उस तथ्य को पसंद करते हैं जिसमें पीएम अपने अतीत को नहीं छिपाते और उनको इस बात का गर्व है कि वह क्या करते थे और उन्होंने क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजित पवार का साथ मिल गया है। पवार ने कहा कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। भाजपा को एनसीपी का साथ मिलते देख क्या रणनीति काम कर सकती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, साल 2014 में क्या जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था। उनका जो करिश्मा था उससे उन्हें मदद मिली और वो चुनाव जीते। उन्होंने कहा, अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे पूछा, अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम होगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिलेगी? बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को अपने कॉलेज की डिग्रियों को जनता के बीच रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सीबीआई और ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। क्या कहा सीजेआई ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले विपक्षी दलों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिसमें से 95% विपक्षी दलों से है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूलभूत रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन है। अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की वेब सीरीज सिटाडेल जल्द ही रिलीज होने वाली है। हाल ही में मुंबई में इस सिटाडेल का प्रीमियर रखा गया, जहां रेखा, वरुण धवन, नोरा फतेही, अनुभव सिन्हा, नेहा धूपिया, अदिति राव हैदरी और अनुपा दांडेकर समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। कैसा हुआ माहौल, क्या पीसी मचाएगी धमाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रियंका चोपड़ा रिचर्ड मैडन की वेब सीरीज सिटाडेल जल्द ही रिलीज होने वाली है। हाल ही में मुंबई में इस सिटाडेल का प्रीमियम रखा गया, जहां रेखा, वरुण धवन, नोरा फतेही, अनुपम सिन्हा, नेहा धूपिया, अदिति राव हैदरी, अनुषा दांडेकर समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। बता दें कि प्रियंका इन दिनों सिटाडेल के प्रमोशन के लिए भारत में है। वह ब्लू ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आई। इस दौरान वह काफी ग्लैमरस भी दिख रही थी। वहीं रिचर्ड ऑल ब्लैक सूट में हैंडसम लगे। रूसो ब्रदर्स के निर्देशन में बनी सिटाडेल एक स्पाइस थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी प्रियंका और रिचर्ड मैडन के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों इस सीरीज में एजेंट्स की भूमिका निभा रहे हैं। वही सीरीज 28 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसके नए एपिसोड हर शुक्रवार 26 मई तक वीकली रिलीज किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। तो वॉर 2 से एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, जिसे जान फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। इस नाम ने दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता भी दर्ज की है। अब इस फिल्म में साउथ के एक्टर जूनियर एनटीआर का नाम भी जुड़ रहा है। जूनियर एनटीआर बनने जा रहे हैं वॉर 2 का हिस्सा, देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा के फिट एक्टर यानी ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म वॉर 2 को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल फैंस के उत्साह को बढ़ा देती है। वहीं अब इस मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वॉर 2 से एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, जिसे जान फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। अब इस फिल्म में साउथ के एक्टर जूनियर एनटीआर का नाम भी जुड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में जुड़ने वाले अकेले अयान ही नहीं है, बल्कि फिल्म RRR स्टारर जूनियर एनटीआर भी इस फिल्म का जल्द ही हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगर ऐसा होता है तो यह फैंस की दोगुनी खुशी की बात होने वाली है। खबरों की माने तो जूनियर एनटीआर इस फिल्म में मुख्य भूमिका